नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति कार्यक्रम को संबोधित करेंगी और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्मेषण पुरस्कार 2023 और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं को सम्मानित भी करेंगी। लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने संसद की सुरक्षा में सेंध से जुड़े मामले की जांच का निर्देश दिया है। इसके लिए सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की गई है। इस समिति में अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ भी शामिल हैं। यह जांच समिति संसद की सुरक्षा में चूक के कारणों की जांच करेगी। यह समिति चूक का पता लगाने के साथ साथ जरूरी सुझाव भी देगी। जांच समिति संसद में सुरक्षा सुधार संबंधी सुझावों सहित सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट जल्द ही सौंपेगी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यूएपीए धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि लोकसभा की कार्रवाई के दौरान कल 2 युवक अचानक दर्शक दीर्घा से कूद गए थे। जब यह घटना हुई उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। इन युवकों के पास कलर स्मोक था। सदन में मौजूद सांसदों ने दोनों आरोपियों को पकड़ते हुए सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। वहीं रंग गुलाल के साथ प्रदर्शन कर रहे 2 आरोपियों को ट्रांसपोर्ट भवन के सामने दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। लोकसभा अध्यक्ष ने इस पर चिंता जताते हुए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बाद में बताया गया कि फिलहाल दर्शक दीर्घा पास जारी नहीं होंगे और सांसदों के निजी सहायकों का प्रवेश भी फिलहाल रोक दिया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। संसद में आज कई अहम विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा में आज पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 पर चल रही चर्चा जारी रहेगी। विधेयक के बाद पारित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इन तीनों विधेयकों पर सदन में एक साथ चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक संख्या 3 2023 और विनियोग विधेयक संख्या 4 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा वापस भेजने का प्रस्ताव रखेंगी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इन विधेयकों के पारित होने से जम्मू कश्मीर विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा में भी 33% महिला आरक्षण लागू हो सकेगा। लोकसभा पहले ही इन दोनों विधेयकों को पारित कर चुकी है। राज्यसभा में कल केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया। इसके साथ ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में 2 केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा में बिल को पेश करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आदिवासियों के लिए शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राज्यसभा में केंद्रीय अनुसूचित जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत सरकार विश्वविद्यालयों के जरिए आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं निचले स्तर पर एकलव्य विद्यालयों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्यसभा में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश में पिछले 10 सालों में अनुसूचित जाति, जनजाति और खास तौर से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में शिक्षा के स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने लोकसभा में हुई घटना के विरोध में सदन से वॉकआउट किया। पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष का रवैया आदिवासी विरोधी है। राज्यसभा में केंद्रीय अनुसूचित जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर बोलते हुए कहा कि भारत सरकार विश्वविद्यालयों के जरिए आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम कर रही है।
लोकसभा डाकघर विधेयक 2023 को चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व की सरकार ने डाक विभाग को कमजोर करने का काम किया था, जबकि 2014 के बाद डाक विभाग को मजबूत बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज डाक विभाग केवल डाक सेवाओं को पहुंचाने का काम ही नहीं करता, बल्कि कई अहम सेवाओं के साथ बैंकिंग का जरिया भी बना है। लोकसभा में बुधवार को ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन बिल 2023 पेश भी किया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि जन औषधि केंद्र में 1 रुपए से में सैनिटरी पैड उपलब्ध है, जो 10,000 केंद्रों पर उपलब्ध है। साथ ही स्मृति ईरानी ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस दिशा में जागरूकता का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। भारत की मेजबानी में जारी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो जाएगा। इससे पहले कल सभी सदस्य देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी नई दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार किया। इसके तहत सदस्य देश समावेशी अनुकूलन के लिए वैश्विक एआई ढांचे की दिशा में काम करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में जारी इस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पीएम ने एआई के नैतिक उपयोग के लिए वैश्विक ढांचा तैयार करने के लिए मिलकर काम करने पर बल दिया था। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इस दिशा में सभी देश मिलकर काम करेंगे। तेलंगाना में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आज होगा, इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा में बैठक के दौरान होगा। गौरतलब है कि तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 64 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत में है। भारत राष्ट्र समिति ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी या नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि अंतर सरकारी वार्ता के 15वें वर्ष में कदम रखते हुए मतभेदों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे प्रतिनिधिमंडल का विचार यह है कि हम नए व्यापक सुधारों के लिए नए परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते। केवल बातचीत और अभिसरण ही हमें इतनी दूर तक ले जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हम जानते हैं कि देश तब तक अपनी स्थिति नहीं बदल सकता जब तक हम बातचीत ना करें। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूं कि भविष्य का शिखर सम्मेलन अंतर सरकारी वार्ता नहीं, बल्कि एक अंतर सरकारी वार्ता प्रक्रिया है। रुचिरा कंबोज ने दक्षिण एशिया पर कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते हमेशा दक्षिण एशिया की आवाज बनकर खड़ा रहेगा और हम वो कदम उठाएंगे जो जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एम्स नई दिल्ली और एम्स झज्जर के कई प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किए। एम्स नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य केंद्र, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक, सर्जरी ब्लॉक, फॉरेंसिक डीएनए लेबोरेटरी, प्राइवेट वार्ड जैसी सुविधाओं को देश को समर्पित किया गया। ये सुविधाएं मरीजों को उत्तम और सस्ता इलाज उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में खुले 1.5 लाख से ज्यादा आरोग्य मंदिर में टेलीमेडिसिन की भी सुविधा है। उन्होंने कहा कि देश में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ सीटों में भी बढ़ोतरी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने बताया कि उसने रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए बजट का प्रावधान कर दिया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से भुगतान के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार की ओर से अपने हिस्से का पैसा न देने पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार ने भुगतान नहीं किया तो विज्ञापन फंड का पैसा आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के सह संस्थापक रवि उप्पल को संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में लिया गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दुबई पुलिस ने यह कार्रवाई ईडी की अपील पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस के आधार पर की है। सूत्रों के मुताबिक रवि उप्पल को पिछले हफ्ते दुबई में हिरासत में लिया गया था और ईडी के अधिकारी उसे भारत भेजने के लिए दुबई के अधिकारियों के संपर्क में हैं। उप्पल के खिलाफ छत्तीसगढ़ और मुंबई पुलिस जांच कर रही है।
दक्षिण कश्मीर में कई इलाकों में राज्य जांच एजेंसी ने छापेमारी की है। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से एसआईए अनंतनाग और कुलगाम समेत दक्षिण कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी की गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने घाटकोपर इलाके से 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर 30 लाख रुपए की ड्रग बरामद की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आगे की जांच जारी है। तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सबरीमाला प्रबंधन में कमियों के मुद्दे पर केरल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर दिल्ली के नागरिकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चिल्ला गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में आमजन की भारी भीड़ देखने को मिली। संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम उदय, पीएम उज्ज्वला योजना के अलावा टीबी व अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए लगाए गए स्टॉल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान खास तौर पर मोबाइल चिकित्सा वैन भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। वैन में मौजूद चिकित्सा टीम मरीजों की मुफ्त में स्वास्थ्य जांच करने के साथ जरूरी दवाइयां देने के लिए तैनात है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में सेवाएं दे रहे अधिकारियों ने केंद्र प्रेरित योजनाओं का आमजन को फायदा दिलाने के लिहाज से इस अभियान को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं संचार वैन पर प्रसारित प्रधानमंत्री का संदेश सुनने के लिए नागरिक उत्साहित दिखे। वहीं लोगों को केंद्रीय योजनाओं से संबंधित ब्रोशर और कैलेंडर वितरित किए गए। इस दौरान विशिष्ट नागरिकों व अधिकारियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रतिज्ञा भी ली। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए टीवी न्यूज़। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। एशिया डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि वित्तीय साल 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% बढ़ेगी, जो सितंबर में लगाए गए अनुमान 6.3% से ज्यादा है। वित्त साल 2024 की दूसरी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि उम्मीद से ज्यादा 7.6% रही, जिसके कारण बैंक को अपने अनुमान में संशोधन करना पड़ा। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें स्थिर रखी और नए आर्थिक अनुमानों के संकेत दिए कि पिछले 2 वर्षों में अमेरिकी मौद्रिक नीति में की गई ऐतिहासिक सख्ती खत्म हो रही है और 2024 में उधार लेने की लागत कम हो सकती है। चालू वित्त वर्ष में अब तक देश का सेवा निर्यात $192 अरब तक पहुंच गया है। इसके 2023-24 के अंत तक $400 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी SEPC के मुताबिक प्रमुख क्षेत्र जो बढ़ोतरी दर्ज कर रहे हैं उनमें दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना और परिवहन एवं यात्रा शामिल है। SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश साल 2023 के पहले 11 महीनों में बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपए हो गया। म्यूचुअल फंड एसोसिएशन एमफी ने यह जानकारी दी है। SIP के जरिए न्यूनतम निवेश की सीमा को 250 रुपए करने के सेबी के निर्णय से आने वाले समय में इस निवेश राशि में और उछाल आने की संभावना है। अदानी समूह अगले 10 साल में अपने बंदरगाह, बिजली और सीमेंट परिचालन में हरित ऊर्जा बदलाव के लिए $100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। इसमें से 70% निवेश स्वच्छ ऊर्जा के लिए होगा। समूह का लक्ष्य 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जक बनना है। आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिली है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार को
फ्री में अपडेट कराने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ा दी है। फ्री में आधार को अपडेट कराने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2023 थी। अब यूजर्स अगले साल यानी 14 मार्च 2024 तक फ्री में अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन कर्नाटक में $1.67 बिलियन यानी करीब 139.11 अरब रुपयों का अतिरिक्त निवेश करने जा रही है। ताइवान स्थित कंपनी करीब 70% आईफोन्स असेंबल करती है। इस परियोजना से करीब 50,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P का कहना है कि भारत के बैंकों के ऋण जमा अनुपात पर दबाव बढ़ सकता है। जमा में वृद्धि कम रहने के साथ ऋण के विस्तार को देखते हुए एजेंसी ने यह अनुमान लगाया है। जमा में वृद्धि कम रहने और फंड के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण ब्याज से शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2025 में घटकर 2.9% पर आ सकता है, जो वित्त वर्ष 2024 में 3% है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मुथूट माइक्रोफिन का IPO 18 दिसंबर को खुलेगा और 20 दिसंबर 2023 को बंद होगा। इस IPO के लिए 10 रुपए के अंकित मूल्य के साथ 277 रुपए से 291 रुपए के बीच कीमत दायरा तय किया गया है। मुथूट फिनकॉर्प की केरल स्थित सहायक इकाई ने इस IPO से 960 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप के नागरिक धोखाधड़ी मुकदमे में गवाही संपन्न हुई, जहां पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए अपनी कुल संपत्ति के बारे में झूठ बोलने का आरोप है। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर मुकदमे में डोनाल्ड ट्रंप पर कम से कम $250 मिलियन का जुर्माना लगाने और न्यूयॉर्क में व्यापार करने की उनकी क्षमता को कम करने की मांग की गई है। 2024 के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने इस सब आरोपों से इनकार किया है और मामले को घोटाला बताया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर महाभियोग जांच की मंजूरी दे दी है। जांच के पक्ष में 221 मत पड़े, वहीं इसके खिलाफ 212 सांसदों ने वोट किया। यह मतदान राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ उनके बेटे हंटर बाइडेन के विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय सौदों के आधार पर किया गया। हंटर बाइडेन पर $1.4 मिलियन टैक्स चोरी का आरोप है। डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाया कि बाइडेन के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स ने इस कदम को पूरी तरह से राजनीतिक बताया है। अमेरिका को इजरायल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सामान्य होने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका को लगता है कि अभी इजरायल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सामान्य हो सकते हैं। किर्बी ने कहा कि बाइडेन सरकार द्विराष्ट्रीय समाधान की कोशिशों में लगी हुई थी, लेकिन दक्षिणी इजरायल में हमास के हमलों ने इस संभावना को कम कर दिया। वहीं व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कल सऊदी अरब में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। गाजा संघर्ष समेत अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक की गई। जलवायु परिवर्तन पर COP28 सम्मेलन दुबई में संपन्न हुआ। इसमें वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने और जीवाश्म ईंधन से दूर रहने का आह्वान किया गया है। सम्मेलन में भाग लेने वाले 198 देशों ने महत्वाकांक्षी जलवायु एजेंडा तैयार किया, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर ने समापन भाषण में घोषणा की कि दुनिया को एक नया रास्ता खोजने की जरूरत है। हमने बेहतर भविष्य सुरक्षित करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है और हमें इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज से नवी मुंबई में खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम अपने घर पर 9 साल बाद टेस्ट मुकाबला खेलने उतरेगी। ऐसे में यह मुकाबला टीम के लिए काफी अहम रहने वाला है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जबकि दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका ने DLS नियम के तहत 5 विकेट से अपने नाम कर लिया था। इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के पास 1-0 की बढ़त है। ऐसे में भारत की नजर इस मैच को जीतकर सीरीज को ड्रॉ करने पर होगी। FIH जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना जर्मनी से होगा। इस मैच में भारत का अब तक का सफर शानदार रहा है। आज भारत की नजर अपने जीत के लक्ष्य को बरकरार रखते हुए फाइनल में जगह बनाने पर होगी।
दिल्ली में चल रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जैवलिन थ्रो F46 इवेंट में उत्तर प्रदेश के अजित सिंह यादव ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं प्रतियोगिता का रजत पदक हरियाणा के दीपक ने अपने नाम किया। कांस्य पदक उत्तर प्रदेश के रवि कुमार ने जीता। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS ज़रूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महिलाओं के डिस्कस थ्रो F40 F41 इवेंट में महाराष्ट्र की US सीताराम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिलाओं के डिस्कस थ्रो F40 F41 इवेंट का रजत पदक छत्तीसगढ़ की छोटी मेहरा के नाम रहा, जबकि कांस्य पदक राजस्थान की निशा ने कब्जा जमाया। पुरुषों की पैरा पावर लिफ्टिंग के 65 किलो वर्ग में हरियाणा के अशोक ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। पैरा पावर लिफ्टिंग के 65 किलो वर्ग में रजत पदक तमिलनाडु के V सर्बानंद विजयन ने जीता। गुजरात के अरविंद मकवाना ने कांस्य पदक अपने नाम किया। हिंदी फिल्म सिनेमा के शोमैन के नाम से पहचान बनाने वाले राज कपूर की आज जन्म जयंती है। उनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को कपूर हवेली पेशावर में हुआ था। अपने पूरे करियर में जिन भी किरदारों को उन्होंने निभाया, वो आज भी लोगों के दिलों में उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। आगामी फिल्म फाइटर में वेपन सिस्टम ऑपरेटर की भूमिका में अक्षय ओबरॉय का नया लुक हुआ जारी। फिल्म में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर भी निभा रहे हैं भूमिका। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने यूजर एंगेजमेंट के डेटा का खुलासा किया है। इसे व्यूअरशिप डेटा पारदर्शिता में सराहनीय कदम बताया जा रहा है। हास्य के लिए मशहूर मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 में अपने घर के सदस्यों के लिए स्टैंड अप कॉमेडी की। मुनव्वर ने शो में स्टैंड अप कॉमेडी करके सभी का मनोरंजन किया। निर्देशक प्रशांत नील अपनी अपकमिंग फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने साझा किया कि फिल्म में भावनाओं से प्रेरित एक्शन शामिल है और यह दो बचपन के दोस्तों की कहानी प्रस्तुत करती है। अभिनेता अर्जुन कपूर ने बॉक्स ऑफिस की असफलताओं पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि बॉक्स ऑफिस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन वह अपने प्रयास और ईमानदारी को नियंत्रित कर सकते हैं। आगामी स्ट्रीमिंग डॉक्यू सीरीज फर्स्ट एक्ट के ट्रेलर में युवा प्रतिभाओं के संघर्ष और उनके माता पिता के अनुभवों को दिखाया गया है। यह मनोरंजन उद्योग में प्रतिभाओं के आगे बढ़ने की कहानी बयां करता है। ट्रेलर में मनोरंजन उद्योग के कई प्रमुख चेहरों को दिखाया गया है, जिन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया है और अपने लिए एक अलग पहचान बनाई है। 6 भाग की सीरीज 6 प्रमुख बाल कलाकारों पर आधारित है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों सेटिंग्स में उनके जीवन को दर्शाती है। एक्टर आदित्य रॉय कपूर ने कहा कि अनन्या पांडे का नाम सुनते ही उन्हें काफी खुशी होती है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन फिल्म वेटरन में दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। प्रमुख लग्जरी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म हाइप लग्जरी के ब्रांड एम्बेसडर बने अभिनेता सुनील शेट्टी अपनी मोबिलिटी सेवाओं का विस्तार कर रही है हाइप लग्जरी। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने यूजर एंगेजमेंट के डेटा का खुलासा किया है। इसे व्यूअरशिप डेटा पारदर्शिता में सराहनीय कदम बताया जा रहा है। नेटफ्लिक्स के इस खुलासे के चलते यूजर एंगेजमेंट के डेटा की जानकारी मिलेगी। डेटा के मुताबिक करीब 81 करोड़ घंटे देखे जाने के साथ द नाइट एजेंट वेब सीरीज टॉप पर रही। वेब सीरीज तनाव के नए सीजन में अभिनेता अरसलान गोनी कुणाल मट्टू की भूमिका निभाते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि इस बार गोनी को अधिक स्क्रीन टाइम मिलेगा।
विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर ने बीते दिनों में जमकर सुर्खियां बटोरी है। रिलीज के 13 दिन बाद भी इस फिल्म को लेकर फैंस का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।